कल जो बताए थे थोड़ा सा, कल कोई आंसर में गलत कर रहे थे, आंसर बताने में जवाब, पूर्ति की रेखा जो होती है वो धनात्मक ढाल की होती है। देखिए ऐसे, ठीक, एक बिंदु ले लेते हैं ए और एक बिंदु ले लेते हैं बी। ए से बी की ओर अगर चलन होगा तो उसको बोलते हैं विस्तार, पूर्ति में विस्तार। और बी से ए की ओर आएगा तो पूर्ति का संकुचन बोलते हैं, पूर्ति में संकुचन। ठीक, और एक पढ़े, पूर्ति की रेखा शिफ्ट हो जाती है बाईं और दाहिनी ओर, जिसको पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी भी बोला जाता है। तो पूर्ति रेखा ये है, पहले एस से एस इधर जो चला जाता है तो दाहिनी ओर S1 S1, और एक इधर आ जाता है, शिफ्ट करता है पीछे की ओर S2 S2। जब भी संकुचन और विस्तार की बात होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा? सिर्फ कीमत में परिवर्तन के कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण। अगर कीमत बढ़ गया है तो पूर्ति का विस्तार होगा कि संकुचन होगा? अगर कीमत जो है, प्राइस जो है वो बढ़ गया तो पूर्ति का क्या होगा? संकुचन होगा कि विस्तार होगा? विस्तार। पूर्ति का विस्तार होगा। ठीक है, यानी कि ए से बी की ओर गमन होगा। और अगर प्राइस कम होता है, सिर्फ प्राइस के कारण, याद रहे संकुचन और विस्तार वाला मतलब सिर्फ प्राइस, और किसी चीज को नहीं देखना है इसमें। पूर्ति कमी यानी कि प्राइस में कमी होगा तो पूर्ति का जो होगा वो संकुचन हो जाएगा। मतलब जब पूर्ति घटेगी कहने का अर्थ हुआ, तो संकुचन मतलब बी से ए की ओर आना, ये संकुचन हो गया। लेकिन ये शिफ्ट करेगा एस से S1, ये आगे की ओर शिफ्ट करेगा दाहिनी ओर, और बाईं ओर की बात होती है। ये मेरा मूल हुआ, मूल मतलब पहला सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पर कीमत को नहीं देखना है, कीमत को नहीं देखना है, नहीं देखना है, मतलब कीमत का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कीमत का कोई रोल नहीं, कोई रोल यहाँ पर कोई इसका प्रतिभागी नहीं होगा। कीमत के अलावा किसी और कारण से अगर पूर्ति बढ़ती है तो शिफ्ट करेगा। ठीक है, सप्लाई कर्व जो होगा वो आगे की ओर या पीछे की ओर शिफ्ट करता है, उसमें कीमत नहीं हो सकता है। दूसरा अन्य कारण हो सकता है, जैसे साधन की कीमत या फिर कारक की कीमत में कमी, कीमत में कमी हो जाएगा। तो साधन की कीमत में कमी हुआ तो कीमत, हम लोग प्राइस को नहीं ले रहे हैं, साधन को ले रहे हैं, साधन का कीमत को ले रहे हैं, ये वस्तु की कीमत को नहीं लिया जाता है इसमें। तो इसके कारण जो होगा वो संकुचन और विस्तार नहीं होगा, साधन की कीमत, तकनीकी, ये सब के कारण शिफ्ट करेगा आगे की ओर पीछे की ओर। मान लिया जाए, अगर यहाँ पर हम लोग ले सपोज करें कि प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में अगर सुधार हो, में सुधार होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि प्रौद्योगिकी में अगर सुधार होगा तो आप क्या बोलेंगे कि पूर्ति का विस्तार, तो पूर्ति का विस्तार बोलेंगे तो सही होगा कि गलत होगा? ये सोचने वाली है बात है यहाँ पर। पूर्ति का विस्तार होगा क्या है प्रौद्योगिकी में सुधार से? गलत होगा सर, वृद्धि होगा। ठीक है, पूर्ति का विस्तार नहीं, पूर्ति का वृद्धि कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसी स्थिति में शिफ्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर कि संकुचन और विस्तार का तो बात ही नहीं होगा। प्रौद्योगिकी में सुधार होगा तो क्या होगा? इससे लागत कम लगेगा, लागत क्या होगा? कमी आएगा। लागत कमी होने से क्या होगा? पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि मेरा डायग्राम जो होगा, मान लीजिए कि ये पहला एस सप्लाई कर्व है, तो पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि प्रौद्योगिकी में अगर सुधार होता है तो सप्लाई कर्व, ठीक है, आपका
दाहिनी ओर इसको बोलते हैं ना, आगे की ओर क्या हो जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी प्रौद्योगिकी के सुधार में। और प्रौद्योगिकी के सुधार नहीं होता है या प्रौद्योगिकी में सुधार में कमी आता है तो पीछे की ओर चला जाएगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ तो लागत कम हुआ, और प्रौद्योगिकी में सुधार नहीं हो तो लागत बढ़ जाएगा, तो पूर्ति घट जाएगा, तो ये पीछे की ओर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब मान लिया जाए कि इनपुट्स आगतों आगतों की कीमत, इनपुट्स इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट्स, यानी कि साधन भी बोल सकते हैं, कि कीमत में अगर कमी होता है तो साधन की कीमत में कमी होगा ना, तो इससे क्या होगा, पूर्ति बढ़ेगा, क्योंकि साधन सस्ता में मिल रहा है तो पूर्ति बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि मेरा पूर्ति वक्र जो होगा वो आगे की ओर दाहिनी ओर शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे शिफ्ट करेगा दाहिनी ओर। ठीक है, यानी कि ये इस तरह का आगे की ओर शिफ्ट होगा। मान लीजिए इतना उत्पादन हो रहा था, अब क्या होगा, अब ज्यादा उत्पादन होने लगेगा। तो आगतों की कीमत में कमी से संकुचन और विस्तार की बात तो हम करेंगे नहीं, ये शिफ्ट करेगा सप्लाई कर्व। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग बोले आगतों की कीमत में कमी और आगतों की कीमत में वृद्धि होगा तो पीछे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा आगतों की कीमत में वृद्धि से, और ये कमी से इधर की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये दिखाएगा कि आगतों की कीमत में वृद्धि होगा तो पीछे की ओर शिफ्ट करेगा, और आगतों की कीमत में कमी होगा तो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको बायां दायां हम लोग बोलते हैं, दाहिनी ओर शिफ्ट कर जाएगा जब कमी आएगा तो ये हो गया। अगर हम लोग बोले उत्पादन कर, यानी कि टैक्स लगाती है सरकार, एक एक्साइज टैक्स हम लोग इसको बोलते हैं, उत्पादन कर अगर हम लोग लगा रहे हैं इसको बोला जाता है एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स अगर सरकार कर लगाती है तो एक्साइज टैक्स में वृद्धि करती है। ठीक है, वृद्धि करेगी तो पूर्ति कम होगा कि अधिक होगा, तो पूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है, एक्साइज टैक्स अगर बढ़ा दिया जाए तो टैक्स ज्यादा हो जाएगा तो लोग पूर्ति नहीं करेंगे, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये सप्लाई कर्व मेरा ऐसे था, तो ये पीछे की ओर शिफ्ट होगा कि आगे की ओर शिफ्ट होगा, अगर उत्पादन कर में वृद्धि किया गया है, एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो क्या होगा, पूर्ति में कमी आएगी, यानी कि पीछे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे पीछे की ओर, यानी कि बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा। और वही एक्साइज उत्पादन कर में अगर हम लोग बोलेंगे कि उत्पादन कर में कमी हो जाए, कमी कर दिया जाए, तो क्या होगा, इससे लागत में कमी आएगा, लागत में कमी आएगा तो पूर्ति में क्या हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा, तो ये आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगा। देखिए ऐसे हो जाएगा, और इसके कारण ये पहला के कारण ये पहला दिखा रहा है, और ये जो हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है, आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो उत्पादन अगर आपसे एग्जाम में ये सबको ऑप्शन को डालेगा कि उत्पादन कर में वृद्धि किया गया है तो पूर्ति का विस्तार होगा, कमी होगा, पूर्ति में वृद्धि होगा, ठीक है, या फिर पूर्ति वक्र पीछे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, तो इसको सोच के जवाब दीजिएगा। संकुचन और विस्तार होगा तो ऐसे ही ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि उसको कीमत से लेना देना, वस्तु का कीमत से। तो ये हो गया। अगर बोला जाए कि सब्सिडी दे दे, आर्थिक सहायता जिसको हम लोग बोलते हैं, आर्थिक सहायता सरकार दे, बिजली बिजली की कीमत में कमी कर दे, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडी दे दे सरकार, सब्सिडी दे दे। तो सब्सिडी में अगर वृद्धि करता है, सब्सिडी में अगर वृद्धि करेगा तो यानी कि सहायता में ज्यादा वृद्धि कर रहा है, आर्थिक सहायता दे रहा है सरकार, आपको बिजली मुफ्त में देना देना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, पूर्ति जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सप्लाई कर्व शिफ्ट किधर की ओर करेगा उसको समझना है, तो ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक सहायता में वृद्धि किया गया है, तो ऐसे में पूर्ति बढ़ेगा। ठीक है, तो आर्थिक सहायता होता है, मान लीजिए कि कुछ रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल सस्ता में सरकार प्रोवाइड करा दे, बिजली बिल माफ कर दे या बहुत सस्ता दर में दे, तो सब सब्सिडी कहला रहा है। तो आगे की ओर शिफ्ट करेगा जब सब्सिडी दे सरकार ज्यादा, और सब्सिडी में कमी कर दे तो पीछे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये है आपका पूर्ति में वृद्धि और कमी का या शिफ्ट करने का। शिफ्ट कब करता है आपका सप्लाई कर्व। तो देख रहे हैं शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे तत्व हैं, और संकुचन और विस्तार का बात होगा तो सिर्फ कीमत को लेकर चलना है।
तो ये हो गया। और एक तो हम लोग बोले थे रिलेटेड गुड्स का, मान लीजिए जाए कि संबंधित वस्तु की कीमत, मान लिया जाए संबंधित वस्तु की कीमत, हम लोग चाय और कॉफी लेके चल रहे हैं, कॉफी को ले रहे हैं। ये जो है हम लोग सप्लाई कर्व बना रहे हैं, ये है आपका सप्लाई कर्व कॉफी का, ठीक है। ये सप्लाई कर्व बना रहे हैं हम लोग, कॉफी को हम लोग ध्यान में दे रहे हैं। अब अगर हम बोलें कि चाय की कीमत, ठीक है, में वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, तो कॉफी का जो सप्लाई कर्व है वो पीछे की ओर शिफ्ट करेगा कि आगे की ओर शिफ्ट करेगा, ये क्वेश्चन अगर आपसे डाल दिया जाए। संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाए, ठीक है, तो चाय की कीमत बढ़ गया, तो कॉफी का सप्लाई कर्व कैसा होगा, आगे की ओर शिफ्ट करेगा कि पीछे की ओर शिफ्ट करेगा? सोचिए, तो यहाँ पर दिमाग लगाइए। आगे की ओर। इधर बोल रहे हैं, मतलब कॉफी को ज्यादा बेचने लगेगा, पीछे की ओर। पीछे की ओर शिफ्ट करेगा। ये कॉफी का सप्लाई कर्व है ना, तो हम लोग कॉफी की सप्लाई को देखना है। तो चाय का अगर कीमत बढ़ जाए तो लोग चाय को ज्यादा बेचने लगेगा, कॉफी को घटा देगा, तो ये पीछे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, पीछे की ओर शिफ्ट करेगा ऐसे। जब चाय की कीमत बढ़ जाए, देखिए ये बढ़ जाएगा तो ये वाला आ जाएगा। और वही चाय की कीमत जो है, चाय की कीमत अगर कम हो जाए, चाय का कीमत कम हो जाएगा तो क्या होगा, कॉफी के सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कीमत कम हुआ है तो अब क्या होगा, कॉफी का कीमत तो चाय की कीमत की तुलना में ज्यादा है वर्तमान में देखा जाए, तो ऐसी स्थिति में ये आगे की ओर शिफ्ट कर जाएगा कॉफी का सप्लाई कर्व, देखिए ऐसे, ये इसके कारण ये हो रहा है। तो संबंधित वस्तु की कीमत भी सप्लाई कर्व को शिफ्ट करता है, ठीक है, सप्लाई में कमी और वृद्धि को दिखाता है। तो चाय की कीमत बढ़ा हुआ है, तो कॉफी के सप्लाई कर्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे की ओर होगा शिफ्ट के पीछे की ओर। तो चाय का कीमत बढ़ा है तो वो लोग चाय ज्यादा बेचेगा, तो कॉफी कम होगा तो पीछे की ओर शिफ्ट कर जाएगा। और चाय की कीमत अगर कम हो गई है तो क्या करेगा, कॉफी को ज्यादा बेचेगा, क्योंकि इसका कीमत कम हो गया है तो ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से संबंधित वस्तु की कीमत में भी शिफ्टिंग होता है, ठीक है। संबंधित वस्तु की कीमत में उतार चढ़ाव से दूसरे जो उसका संबंधित वस्तु है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो गया। इतना हम लोग कल पढ़े थे, अब इसी के अनुसार से जवाब देना है। तो कुल मिलाकर संकुचन और विस्तार का बात होगा तो कीमत को देखना है, और पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी या शिफ्टिंग की बात करेगा, आगे पीछे सप्लाई कर आगे की ओर शिफ्ट पीछे की ओर, तो कीमत के अलावे अन्य तत्वों के कारण जो होगा। अब चलिए हम लोग नया टॉपिक आज है पूर्ति की लोच, पूर्ति की लोच, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, या इसी को पूर्ति की लोच को या पूर्ति की कीमत लोच लिखा रहता है, पूर्ति की कीमत लोच, यही चीज पढ़ना होता है। पूर्ति की कीमत लोच बोली, या पूर्ति की लोच का सिंपल अर्थ होता है पूर्ति की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसमें क्या बताया जाता है कि यह बताता है कि वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत, सिर्फ कीमत को लेकर चलना है। कीमत लोच हम लोग पढ़ रहे हैं, पूर्ति की लोच मतलब पूर्ति की लोच मतलब पूर्ति की कीमत लोच से संबंधित है। तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, परिवर्तन होने पर, ठीक है, वस्तु की पूर्ति में, वस्तु की पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, इसकी माप होती है, इसकी माप को बताती है पूर्ति की लोच। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पूर्ति की लोच जो है, पूर्ति की लोच, ठीक है, पूर्ति की कीमत लोच लिख दीजिए तो और ज्यादा स्पष्ट होगा। पूर्ति की कीमत लोच, कीमत लोच, ठीक है, पूर्ति के मतलब वस्तु की पूर्ति के, तो पूर्ति सिर्फ लिख रहे हैं तो वस्तु का ही पूर्ति हो रहा है, तो पूर्ति के संकुचन एवं विस्तार की मात्रा की माप है, कि कितना मात्रा की माप
है। पूर्ति की लोच क्या है? तो संकुचन और विस्तार की मात्रा, मतलब कीमत मान लिया जाए कि कीमत बढ़ गया तो पूर्ति में कितना वृद्धि होगा उसको मापेगा, मेजर करेगा। पूर्ति में वृद्धि होगा कमी होगा तो पूर्ति का नियम हो गया कि पूर्ति बढ़ेगा तो पूर्ति में वृद्धि होगा, ये पूर्ति का नियम है। अब सप्लाई कम होगा तो पूर्ति कम होगा, लेकिन कितना कम होगा उस मात्रा को मेजर करता है पूर्ति की लोच। यानी कि पूर्ति की लोच जो है वो संकुचन और विस्तार कितना होगा या उसकी मात्रा क्या होगी उसको मेजर करता है, संकुचन और विस्तार का। क्योंकि संकुचन और विस्तार का संबंध सिर्फ कीमत से है, वस्तु की कीमत से है। तो इसीलिए कहीं कहीं डेफिनेशन में ये वाला डेफिनेशन लिख देता है कि पूर्ति की कीमत किसकी माप करती है? तो पूर्ति के संकुचन और विस्तार की माप करती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पूर्ति की लोच से संबंधित पूछेगा तो संकुचन और विस्तार, क्योंकि संकुचन और विस्तार सिर्फ किससे रिलेटेड होता है? तो कीमत से, वस्तु की कीमत से रिलेटेड होता है। या फिर पहला जो डेफिनेशन लिखे कि कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा उसकी माप करती है। लेकिन एक सटीक डेफिनेशन हम लोग संकुचन और विस्तार में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने से, तो कीमत में परिवर्तन होने से सिर्फ संकुचन और विस्तार ही होता है। ठीक है, तो संकुचन एवं विस्तार की मात्रा की माप है कि कितना मात्रा में संकुचन होगा, क्या विस्तार होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्राइस बढ़ता है तो पूर्ति का विस्तार होता है, ये आप जान के, विस्तार होता है। लेकिन कितना विस्तार होता है, कितना मात्रा में विस्तार होता है, कि 20% बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा, उसको माप करता है, मात्रा को दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर दो चीज आपको समझना है। एक हम लोग पढ़े पूर्ति का नियम, पूर्ति का, इसको लिखने की बात नहीं है, बस समझना है। पूर्ति का नियम बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। लेकिन ये नहीं बताता है कि कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, ये नहीं मेजर करता है, ये सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है। लेकिन पूर्ति की लोच जो बताएगा कि कीमत के बढ़ने पर, मान लीजिए कीमत 20% बढ़ा तो सप्लाई कितना परसेंट बढ़ेगा उसको मेजर करता है, मतलब संकुचन का या विस्तार का मेजरमेंट करेगा कि प्राइस बढ़ा 20% तो सप्लाई 30% बढ़ेगा कि सप्लाई 10% बढ़ेगा, इसकी माप किया जाता है। तो यही है पूर्ति की लोच। तो पूर्ति की लोच जो होता है वो मात्रात्मक इकाई को बताता है, कितना मात्रा में विस्तार होगा या कितना मात्रा में, 20%, 30%, इस तरह का एक मेजरमेंट देता है। ठीक है, ये हो गया पूर्ति की लोच। तो इसका मतलब है कि पूर्ति का नियम जो है ना सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है, दिशात्मक को दिखाता है, दिशात्मक को बताता है, वो बताता है जिस, ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा। तो पूर्ति का नियम सिर्फ दिशात्मक को बताता है, डायरेक्शन को दिखाता है। लेकिन पूर्ति की लोच जो दिखाता है, पूर्ति की लोच वो मात्रात्मक माप को दिखाता है, कितना मात्रा में चेंजेस हो रहा है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा कि पूर्ति का लोच दिशात्मक को बताता है, नहीं, पूर्ति का लोच मात्रात्मक माप करता है कि कितना मात्रा में, 20%, 30%, 5 kg, 10 kg, इस तरह का। तो ये हो गया पूर्ति की लोच। अब देखिए इसका फॉर्मूला, पूर्ति की लोच बराबर जो होता है, पूर्ति की लोच या पूर्ति की कीमत लोच हम लोग लिखेंगे, बराबर, बटा कर देते हैं यहाँ पर, पूर्ति, यहाँ पर लिखते हैं कीमत में, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कीमत में वस्तु की कीमत में या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन होने से, ठीक है, पूर्ति की मात्रा में, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। तो प्रतिशत की जगह में अनुपातिक परिवर्तन भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मांग की लोच में हम लोग पढ़े थे। तो पूर्ति की लोच बराबर क्या होता है, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगेगा, याद रहे, प्लस साइन में रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से पूर्ति की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, इसी को पूर्ति की लोच कहा जाता है। तो कोई अगर आपको पूछ दे कि पूर्ति की लोच से आप क्या समझते,
हैं तो आप इस डेफिनेशन को ही बोल सकते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर पूर्ति की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसको हम लोग पूर्ति की लोच बोलते हैं। या पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात को बताता है कि क्या अनुपात है दोनों में। अब इसी को फॉर्मूला के रूप में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर लिखेंगे तो पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को हम लोग डेल क्यू बाई क्यू लिखेंगे। देखिए ये इंटू 100 रखेंगे, इंटू 100 हम लोग कर सकते हैं, प्रतिशत दिखा रहे हैं, बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को हम लोग डेल पी बाई पी इंटू 100, प्रतिशत की बात हो रहा है तो ये 100 कट जाता है। अब डेल क्यू क्या है, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को दिखाने के लिए डेल क्यू बाई क्यू परिवर्तन को दिखा रहा है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो इस तरह से लिख सकते हैं डेल क्यू बाई क्यू बटा डेल पी बाई पी। अभी बटा का नीचे में बटा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू फार्मूला अगर हम लोग इसको बनाएं तो डेल क्यू बटा क्यू गुना में परिवर्तन होगा तो ये पी ऊपर चला जाएगा और डेल पी नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम सजा के लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं पी बटा क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल पी, ये मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर करना है तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया, इससे ये आया, इसके बाद ये आया, तो इसको हम सजा दिए, पी और क्यू को एक साथ रखें, डेल क्यू और डेल पी को एक साथ रखें। यहाँ पर पी क्या बता रहा है, तो पी बता रहा है प्रारंभिक कीमत को, जो शुरुआत में कीमत होता है उसको। ठीक है, और डेल पी बता रहा है, ये बता रहा है कीमत में परिवर्तन को दिखा रहा है, कीमत में परिवर्तन को दिखा रहा है कि कितना परिवर्तन हुआ, मतलब P2 माइनस P1, यानी कि बाद का कीमत और पहले का कीमत को के अंतर को दिखा रहा है। और उसी तरह से Q जो है वो प्रारंभिक पूर्ति को दिखा रहा है, प्रारंभिक पूर्ति को दिखाता है। और डेल Q जो दिखाता है वो पूर्ति में परिवर्तन को दिखाता है, पूर्ति में परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, मतलब डेल Q2 माइनस Q1 मतलब बाद में कितना परिवर्तन हुआ और पहले प्रारंभ में कितना था, यानी कि इसको हम Q1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या Q लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, इसको अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको Q2 माइनस Q1 ही लिखिए ना, Q बराबर, और P बराबर क्या, हाँ बोलिए, डेल Q बराबर। तो पूर्ति की लोच का फॉर्मूला ये हो गया था, तो मांग की लोच भी तो यही फॉर्मूला है ना सर, पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, सेम ना है? सेम है, लेकिन ये डेल क्यू, वहां पर डेल क्यू क्या को दिखा रहा था, मांग में परिवर्तन को दिखा रहा हाँ, था। मांग में परिवर्तन, जी सर। और यहाँ पर माइनस साइन वहां लगा हुआ था, यहाँ माइनस साइन नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, तो परिवर्तन को कैसे दिखाएंगे, तो दूसरा में से पहला घटा देंगे, पूर्ति में परिवर्तन, तो ये है पूर्ति में परिवर्तन को दिखा रहा है, वहां पर हम लोग मांग में परिवर्तन देखे थे। ठीक है, तो यही इसका फॉर्मूला, अगर एक क्वेश्चन अगर हम लोग बनाएं मांग की लोच की तरह ही पूर्ति की लोच के फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन, मान लिया जाए क्वेश्चन अगर हम लोग लिखेंगे कि एक उत्पादक जो है, एक उत्पादक, देख लीजिए कैसे बनाइएगा, एक उत्पादक 10 रुपया प्रति इकाई, देखिए पर प्रति इकाई पर 400 वस्तु की इकाई, वस्तु इकाई, ठीक है, की पूर्ति करता है, की पूर्ति करता है। मान लीजिए कहने का अर्थ हुआ कि 10 रुपया प्रति इकाई है, तो वो कितना 400 वस्तु की पूर्ति कर रहा है। ठीक, अब कीमत घटकर, कीमत के घटकर, या कीमत घटकर डायरेक्ट लिखते रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि कीमत घट जा रहा है, कीमत घट जाने, कीमत 5 रुपया घट जाने पर लिख देते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। कीमत 5 रुपया प्रति इकाई हो जाने पर, ठीक है, वह केवल 200 इकाई पूर्ति करता है। तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी, पूर्ति की लोच या पूर्ति की
कीमत लोच क्या होगी, कीमत लोच क्या होगी, ये बताया, पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में। तो यहां पर फॉर्मूला जो बनेगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल पी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर P कितना है, प्रारंभिक कीमत कितना है उसको देखना होगा। तो प्रारंभिक कीमत जो है वो 10 रुपया है, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। और प्रारंभिक पूर्ति यानी कि Q, या फिर इसको हम लोग P1 लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, इसको Q1 लिख देंगे। प्रारंभिक पूर्ति जो है वो कितना है, तो उस समय 400 की पूर्ति हो रहा था। जब प्राइस चेंज हो गया यानी कि P2 कमी आया है, 5 रुपया हो गया, देख लीजिए। अब यहाँ पर जो पूर्ति घटकर, यहाँ पर पूर्ति जो हो गया Q2 जो हो गया, जब 5 रुपया हो तो ये घटकर 200 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग P1 का जरूरत है यानी कि P का जरूरत है, ये प्रारंभिक यानी कि ये P1 लिख सकते हैं हम लोग, या P1 जो लिखे वो P है प्रारंभिक, P मतलब प्रारंभिक कीमत, Q मतलब प्रारंभिक आपूर्ति। तो ये प्रारंभिक को दिखा रहा है ये, ठीक है, और ये प्रारंभिक को दिखा रहा है, और बाद वाला तो ये है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेल P निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, किससे किसको घटाएंगे, 10 में से 5 कि 5 में से 10 घटाएंगे, 5 में से 10 घटेगा। 5 में से 10। तो यहाँ पर -5 आ गया, यानी कि डेल P जो है मेरा -5 हो गया। और यहाँ पर डेल Q अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर 200 में से 400 घटाना होगा, यानी कि Q2 में से Q1 घटाएंगे, परिवर्तन को दिखाएंगे तो बाद वाला में से पहले वाला को घटाया जाता है। तो यहाँ पर आ गया -200, यानी कि डेल Q इतना आ गया। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं हम लोग, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई P के जगह में P1 को लिखेंगे, ये 10 है, और प्रारंभिक जो था क्वांटिटी वो 400 था, तो यहाँ पर 400 लगा दिए, गुना डेल Q कितना है, तो डेल Q है -200 बटा डेल P कितना है, तो -5 है, तो ये माइनस से माइनस को काट दीजिए। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, और ये 2 का 2, 2 दूनी 4, और ये 2 बचे 10, और ये 5 से 5 कट गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर जो आया वो आया 1 इकाई के बराबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, तो बस फॉर्मूला में पुट करना और कितना का परिवर्तन आया मान लिया जाए। अब हम लोग और एक क्वेश्चन को आप ही लोग सोल्व कीजिएगा। मान लिया जाए कि प्रारंभिक कीमत जो है, मान लिया जाए कि 20 रुपया है, तो 20 रुपया पर पूर्ति जो हो रहा था, प्रारंभिक पूर्ति जिसको हम लोग बोलेंगे, 20 रुपया कीमत पर पूर्ति जो कर रहा है वो कर रहा है 500 इकाई का पूर्ति कर रहा है। कीमत जो है अब हो जाएगा, बाद में कीमत हो गया यहाँ पर 50 रुपया हो गया। तो यहाँ पर पूर्ति घटेगा कि बढ़ेगा, क्वेश्चन में तो पता चलना चाहिए कि कीमत जो है, प्रारंभिक कीमत था 20 तो 500 कर रहा था, कीमत बढ़ के 50 हो गया, तो यहाँ पर 500 से ज्यादा लिखेंगे कि कम लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार से, ज्यादा ज्यादा लिखेंगे। ज्यादा लिखेंगे। तो मान लीजिए कि इसको कर देते हैं 700 इकाई हो गया। अब ये दो चीज दिया है तो यहाँ पर बोलेगा कि पूर्ति की लोच क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बोला। तो आप डायरेक्ट ना फॉर्मूला पुट कीजिएगा, P बाई क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल P। तो आप उसमें P के जगह में आपको 20 लिखना होगा, प्रारंभिक तो 20, उस समय प्रारंभिक सप्लाई था 500। अब डेल Q परिवर्तन कितना हुआ है डेल Q में, तो डेल Q हम लोग निकालेंगे तो 700 में से 500 घटाना होगा, तो ये हो जाएगा 200, तो यहाँ पर लिखेंगे 200। डेल P कितना हो जाएगा, तो डेल P जो है 50 में से 20 घटाना होगा, तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर निकल, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ पर कट गया, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 दिया 15, दशमलव में इसको तोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा पूर्ति की लोच निकालने के लिए। मांग की लोच तो बहुत बनाए हैं, तो कभी कभी पूर्ति की लोच क्या होगी पूछ देगा, तो इसी फॉर्मूला में बस यहाँ पर माइनस मत डाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो पूर्ति की लोच आप बनाने सीख गए कि कैसे होगा। अब चलिए पूर्ति की श्रेणी हम लोग पढ़ते हैं, यहीं से क्वेश्चन को पूछता है। पूर्ति की श्रेणी बोल सकते हैं,
पहला हम लोग बोलेंगे इकाई के बराबर, इकाई से अधिक। हाँ, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पूर्णतया लोचदार पूर्ति, लोचदार पूर्ति। और तीसरा जो है इकाई के बराबर या समलोचदार बोल सकते हैं, समलोचदार पूर्ति, पूर्ति, या इसी को बोलते हैं इकाई लोचदार, इकाई के बराबर, इकाई लोचदार पूर्ति, लोचदार पूर्ति। चौथा हम लोग बोलेंगे सापेक्षिक लोचदार, सापेक्षिक बेलोचदार, पहले लिख देते हैं बेलोचदार। ठीक है, या फिर इसको सिर्फ बेलोचदार भी बोलेंगे। और पूर्णतया वर्ड लगा है तो कुछ अलग हो जा रहा है, और सिर्फ सापेक्षिक बेलोचदार या सिर्फ बेलोचदार बोला है तो आपको समझ जाना है कि सापेक्षिक बेलोचदार पूर्ति। और एक हो जाएगा आपका 5वां नंबर सापेक्षिक लोचदार पूर्ति, लोचदार पूर्ति। अब इसके बारे में आपको समझना है कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको समझना है। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो 0 होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। अभी हम लोग देखेंगे कैसे होता है। पूर्णतया लोचदार पूर्ति, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णतया लोचदार। समलोचदार बोलेंगे जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ 1 होगा, इसको हम लोग बोलेंगे समलोचदार। और सापेक्षिक बेलोचदार बोलेंगे जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से कम आएगा आंसर, तो उसको हम लोग बोलेंगे सापेक्षिक बेलोचदार। सापेक्षिक लोचदार इलास्टिसिटी 1 से अधिक आएगा, उसको सापेक्षिक लोचदार बोलते हैं। अब इसको एक एक करके हम लोग डायग्राम भी हम लोग बनाएंगे कि कैसे होता है इसको, और इसको समझना है। तो पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होता है। पूर्णतया लोचदार में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अनंत होता है, उसको पूर्णतया लोचदार बोलते हैं। समलोचदार या इकाई लोचदार जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा इकाई के बराबर होगा। सापेक्षिक बेलोचदार होगा इकाई से कम को, और सापेक्षिक लोचदार बोलेंगे इकाई से अधिक को। सापेक्षिक नहीं बोल के सिर्फ बेलोचदार पूर्ति बोल रहा है तो आपको समझना है इकाई से कम। लोचदार सिर्फ बोलेगा तो इकाई से अधिक या सापेक्षिक वह डाल देगा। एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला नंबर अगर हम लोग देखें कि पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलेंगे, मान लिया जाए पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति क्या होता है। इसको समझने के लिए इसमें ये जानना है ये होता है कि पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है कीमत में। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।